मित्रों नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ रामदेव बाबा, आईएमए और आयुष मंत्रालय। और इस बात को आरंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी पृष्ठभूमि बता देना चाहती हूँ कि हमारा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है विचार सरणी के हिसाब से। एक विचार ये है जो कहता है कि इस देश का जो भी है वो सारा गलत है, अंधविश्वासी है, तर्कहीन है, जंगली है, बुरा है, अज्ञानी है, अवैज्ञानिक है। और जो पश्चिमी देशों से जो भी कुछ हमने थोड़ा बहुत सीखा है वही ईश्वर है। दूसरा वर्ग ये कहता है कि इस देश का जो भी है वो सारा का सारा सही है। अब मेरे ऊपर कोई आरोप ये लगा सकता है कि मैं उस दूसरे विचार सरणी वाली हूँ, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं ये मानती हूँ कि इस देश का जो भी कुछ है वह सारा का सारा नहीं, लेकिन 90% और उसको परख लेने के बाद ही वह सही कहलाने की योग्यता रखता है। अर्थात अभी हमारी समझ उतनी पहुंची नहीं है कि हम उसको परख करके उसकी हाँ या ना की बात कर सकें। तो किसी भी एक ऐसे संस्कार को या ऐसी परंपरा को या ऐसी मान्यता को जो हजारों वर्षों से 4000, 7000, 10,000 वर्षों से हमारे देश में चली आ रही है, उसको बिना परखे और उसकी तार्किकता की जांच किए बगैर, या कई बार तो होता है कि वो तार्किक भी दिखता है फिर भी उसे इसलिए नकारा जाता है कि वह भारतीय मूलक है, वैसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ हमें उसकी तार्किकता दिखती है, उसकी सच्चाई दिखती है, वहाँ हमें खुलकर बात करनी चाहिए। एक तीसरा भी बिंदु बहुत महत्व का है, ऐसा मैं मानती हूँ, जिसको हम प्रायः अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं। वो ये है कि मूलतः सैद्धांतिक रूप पर ही दो अलग अलग थियोरीज की संपूर्ण मान्यता ही बिल्कुल अलग हो सकती है। एक उदाहरण मैं रखना चाहती हूँ आपके सम्मुख कि भारतीय संस्कृति कहती है कि शांति, आनंद, संतोष, इन गुणों को अच्छा मानो, श्रेष्ठ मानो। आज की वर्तमान युग की अर्थनीति कहती है कि महत्वाकांक्षा और अधिक से अधिक पैसे बनाना ही आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर चीज़ अधिक चाहिए और हर चीज़ मुझे ही चाहिए। मुझे अधिक सत्ता चाहिए, अधिक पैसा चाहिए, पूरे दुनिया पर मैं राज करूं। जैसे सिकंदर की बात हम करते हैं कि कभी उसकी मंशा रही थी कि मैं जगत जेता कहलाऊं, है ना, मैं जगदाधीश कहलाऊं। उस तरह की आकांक्षा रखना, उस तरह की महत्वाकांक्षा रखना, यही जीवन का वास्तविक ध्येय है, ऐसी एक दूसरी विचारधारा मानती है। तो जब दो इस तरह की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं तो उनमें समझ में फर्क होता है, उनके एक्सप्रेशन में फर्क होता है, उनकी अभिव्यक्ति में फर्क होता है, वगैरह वगैरह। एक और उदाहरण देती हूँ कि चंद्रमा है आकाश में। अब एक वैज्ञानिक है, वो उसे देख करके कहेगा कि हाँ, ये सप्तमी का चंद्रमा है, ये इतने बजे उगेगा, इतने बजे जाएगा, ये सूरज से रोशनी पाता है, परावर्तित रोशनी को हमें देता है, तो वो हमें दिखता है, उसकी गति ये होती है, वगैरह वगैरह। वो धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, वगैरह। एक कवि होगा, वो उस चंद्रमा को देख करके प्रेमी प्रेमिकाओं को आशीर्वाद देने वाली देवता के रूप में उसकी परिकल्पना करेगा। कोई उसे बहुत शीतलता प्रदान करने वाली देवता के रूप में उसे उसका वर्णन करेगा। तो एक कवि का नजरिया और एक वैज्ञानिक का नजरिया अलग हो सकता है और दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, ये भी कभी कभी हो सकता है। इसीलिए एक बात को नकारने से पहले
उसकी तार्किकता को परखना और उसकी जो एक इमोशनल अपील है उसको भी देखना आवश्यक होता है। इमोशनल अपील की बात मैंने इसलिए कही कि वह तार्किकता से परे होती है। तो चलिए अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर, रामदेव बाबा। कुछ वर्ष पहले तक, मतलब आज से 31 वर्ष पहले तक, रामदेव बाबा ने अपनी शुरुआत एक बहुत छोटे स्तर से की। तब कोई वो बहुत बड़ी आर्थिक संपन्न व्यक्ति नहीं थे, बल्कि आर्थिक विपन्नता ही कह लीजिए जो उन्होंने अपने जीवन के पूर्व काल में देखी है। लेकिन उनके साथ दो अच्छी बातें थीं। एक तो उन्हें खुद स्वयं योगासनों का, प्राणायाम का बहुत अच्छा ज्ञान था, और दूसरी बात कि उनके साथ आचार्य बालकृष्ण थे, जिन्हें आयुर्वेद के जड़ी बूटियों की अच्छी पहचान, अच्छी परख और उससे किस किस बीमारी में इलाज किया जाता है इसकी अच्छी जानकारी थी। तो इसी आधार पर इन दोनों ने मिल करके संयुक्त रूप से कार्यक्रम करने आरंभ किए, जहाँ रामदेव बाबा लोगों को बताते थे कि क्या क्या, कैसे प्राणायाम करो, कैसे योगा करो, है ना, कैसे ध्यान में बैठो थोड़ी देर। और बालकृष्ण जी बताया करते थे कि छोटी मोटी बीमारियों के लिए कि कैसे घरेलू उपचार किए जा सकते हैं। और उनकी सभाओं में 20, 25, 30 इस तरह से लोग जुड़ते थे। फिर कभी उनके पास इतनी साधन संपत्ति आई कि उन्होंने आस्था चैनल पर अपना एक रोजाना शो आरंभ किया, और कई लोग, मतलब उनके दर्शकों की या उनके शिविरों को अटेंड करने वालों की संख्या बढ़ती गई। अब इस बढ़ने के पीछे का एक बहुत महत्व का कारण है कि वे उस संस्कृति की या उस संस्कृति में बताए गए उपायों की बात कर रहे थे जो कि हमारे देश में बहुत वर्षों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। योग, नेचुरोपैथी, जड़ी बूटियाँ, अपने आसपास की छोटे छोटे बीमारियों में इलाज करने वाली छोटी छोटी, बहुत सरलता से उपलब्ध होने वाली दवाइयाँ, इनके बारे में पूरे भारतवर्ष में एक बेसिक ज्ञान है, एक बेसिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो उनकी बातों से आकृष्ट होने वाले लोग कौन थे? एक जो बीमार थे या जो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते थे, जिन्हें थोड़ी बहुत इस तरह की जानकारी थी लेकिन पूरी तरह से आश्वस्ति नहीं थी, और जो ये जानते थे कि हाँ, इन बातों को कर लेने से खतरा कोई नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे इन शिविरों में आने के बाद जिनको लाभ होने लगा, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। आप कह सकते हैं कि इसमें सारा क्रेडिट शायद रामदेव बाबा का नहीं था। कुछ क्रेडिट तो इस बात का भी था कि लोग जल्दी उठते थे, जल्दी उठ जाया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो जल्दी सोता है, जल्दी जागता है, उसे स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छी तरह से उसका स्वास्थ्य लाभ मिलता है वगैरह। खैर, अब वहाँ से धीरे धीरे चल के रामदेव बाबा का ग्राफ बढ़ा, और उन्होंने सबसे जो अच्छा काम मैं कहती हूँ किया, वो अच्छा काम था कि विदेशी फार्मा कंपनियों की बनाई हुई वस्तुएं, जिनका भारत में बहुत बड़ा मार्केट उन्हें भारत में मिला हुआ था, ऐसी वस्तुओं को, ऐसे उत्पादों को उन्होंने ललकारना आरंभ किया। एक मुझे याद आते हैं कुछ कुछ बातें। एक उसमें कोलगेट हुआ करता था, एक हिंदुस्तान लीवर की कुछ प्रोडक्ट्स हुआ करती थी, एक
कुछ हिंदुस्तान लीवर्स की प्रोडक्ट हुआ करती थी और कुछ ऐसी अन्य, अब मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं याद आता है, लेकिन जिसने सबसे अधिक इम्पैक्ट किया वो था कि उन्होंने जिस बात ने सबसे अधिक इम्पैक्ट किया वो था कि उन्होंने कोका कोला कंपनी पर अटैक करना आरंभ किया। अब कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि कोका कोला हानिकारक है सेहत के लिए, लेकिन वे अपने पास पड़ोस को, अपने परिवार वालों को, खास करके अपने बच्चों को नहीं समझा पाते थे कि कोका कोला से परहेज करना चाहिए। एक मैं उनमें भी थी, ये मैं कह सकती हूँ। और लेकिन रामदेव बाबा ने कोका कोला के विरुद्ध जो मुहिम छेड़ी है और जो जीती है, जहाँ पर कोका कोला ने आमिर खान को भी उतार दिया था और वो ठंडा ठंडा कूल कूल इस तरह का कुछ विज्ञापन लेकर के वो आया था कोका कोला। और एक तरफ कोका कोला जैसी बहुत बड़ी दिग्गज वैश्विक कंपनी जिसके आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं, दूसरी तरफ आमिर खान जैसा अतीव अतीव लोकप्रिय सुपर सुपर हिट बॉलीवुड का चहेता फिल्म स्टार, दोनों एक तरफ, और वह रामदेव बाबा जो अभी अभी थोड़ा सा जिसको लोगों ने सुनना आरंभ किया है। लेकिन चूंकि रामदेव बाबा की अपील में दो बातें थी, एक स्वास्थ्य रक्षा और दूसरी बात थी कि उनकी बातों में लोगों को सच्चाई झलकती थी। उनके कहने का तरीका, उनके समझाने का तरीका, उनके तर्क देने का तरीका, जैसे अगर वे कहते थे कि पश्चिमोत्तानासन करो तो लोग देखते थे कि हाँ, पश्चिमोत्तानासन में हम अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ रहे हैं बैठ करके, हमारा पेट पिचक रहा है, और वह कहते थे कि इससे आपकी कब्ज दूर होती है। तो लोगों को समझ में आता था कि हाँ, ये सच्ची बात है। और अगर किसी ने उसी समय कहीं से एक योगा आसनों की पुस्तक ला करके पढ़ ली तो उसमें भी पश्चिमोत्तानासन के जो उपाय, जो फल बताए जाएंगे, उसमें यही लिखा होगा मोर और लेस कि इससे कब्ज की कठिनाई, आपकी कब्ज की बीमारी या कष्ट दूर हो सकता है। तो सच्चाई भी लोगों को नजर आ रही थी। तो किसी भी एक अच्छी कंपनी जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, जिसकी मार्केटिंग अच्छी हो, जिसकी मार्केटिंग में लोगों को थोड़ा बहुत सच्चाई दिखे, वो कंपनी धीरे धीरे आगे निकलती है। तो उसी तरह से रामदेव बाबा का जो पूरा ये था प्रपंच, हम कह सकते हैं, अच्छे अर्थों में मैं कह रही हूँ, वो आगे चल निकला। और फिर उनके पास इतनी सांपत्तिक स्थिति आ गई कि उन्होंने आस्था चैनल को खरीद लिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये देखना शुरू किया कि पूरे देश को हम दो बातों के लिए जागरूक कर सकते हैं। एक, जागरूकता स्वास्थ्य के प्रति, दूसरी सहज सुलभ इलाजों के प्रति, तीसरी जो फार्मा कंपनियों की बपौती बनी हुई है कई बातें, उनके प्रति जागरूकता फैलाने से, चौथा जो कि एलोपैथी में आज भी जिन बीमारियों को समझा नहीं गया है, या मैं कहूँगी कि जो ला इलाज, बिना इलाज के कि इसका कोई इलाज नहीं है,
आपको बीपी हो गया, कोई इलाज नहीं, मरते दम तक उसको झेलिए। आपको शुगर हो गई, कोई इलाज नहीं। ऐसे बहुत सारे ऐसी बीमारियां एलोपैथी में बताई जाती हैं कि एलोपैथी में ये माना जाता है कि इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है, इनमें केवल पैलिएटिव ड्रग्स दिए जा सकते हैं। पैलिएटिव मतलब उसके कारण जो अन्य कष्ट हो रहे हैं उनको कम किया जाए। जैसे अगर शुगर बढ़ने के कारण अगर आपको हार्ट अटैक होने का डर है तो डॉक्टर आपको हार्ट अटैक कम करने के लिए कोई इलाज बता देंगे। शुगर कम करने की बात हो तो आपको शुगर कम करने के लिए कुछ बता देंगे। लेकिन आपके जीवन में जो आपकी आहार प्रणाली है, जो आपका पूरा दिनचर्या का तरीका है, उसमें आपको क्या बदलाव आवश्यक है, लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको हम कह सकते हैं, उसकी बात एलोपैथी ने अब आकर के थोड़ा बहुत उसको रिकॉग्नाइज करना आरंभ किया है। वरना साइकियाट्री, दिनचर्या, स्वास्थ्य पूर्वक दिनचर्या, जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में हजारों वर्ष पूर्व स्वस्थ वृत्त नाम का ग्रंथ है, पूरा का पूरा मोटा ग्रंथ है, जो बताता है कि बरसात में क्या करना चाहिए, ठंडक के दिनों में क्या करना चाहिए, बहुत भीषण गर्मी हो तब क्या करना चाहिए, लू लग रही हो तब क्या करना चाहिए, रात हो तो क्या करना चाहिए, दिन हो तो क्या करना चाहिए, भोर हो बिल्कुल प्रातः सुबह तो क्या करना चाहिए, संध्या में वगैरह वगैरह। तो ये स्वस्थ रहने के ये अलग अलग मतलब लाइफस्टाइल कैसे आपकी हो, ये बताया जाता था। लेकिन इन सबों का एलोपैथी में कोई महत्व नहीं था एक ज़माने में। और उस ज़माने में और लोग ये भी देखते थे कि अगर मुझे शुगर है और मैं एलोपैथी की दवाइयाँ खा रही हूँ तो जब तक अगर मैं एक भी डोज मिस कर दूँ तो तुरंत मेरी शुगर जो है वो शूट अप हो जाएगी। तो इससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। आज भी जो लोग रोज़ाना जिनको सुबह दोपहर शाम दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं वो जानते होंगे कि ये कितना इरिटेटिंग होता है। ऐसे में जब रामदेव बाबा ये कहते हैं कि आप मेरी बताई हुई बातों को करो, योगासन करो, आहार में इस तरह से परिवर्तन करो, दिनचर्या में ये परिवर्तन करो और आप अच्छे हो जाओगे, तो सोचने की बात है कि अगर किसी की शुगर लेवल 500 से नीचे आकर के बिल्कुल नॉर्मल तक नहीं पहुंची, लेकिन नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर आकर के भी रुक गई, लेकिन 500 तक नहीं जा रही है, वो कहेगा कि हाँ मुझे लाभ तो हुआ है। और ये कहने का तरीका होता है कि हाँ आप 100% आप सुधर जाओगे। कई बार रामदेव बाबा के यहाँ से ये बातें कही जाती थी कि हमारी दवाइयाँ नहीं, हमारे बताए हुए इलाज से, हमारे बताए हुए तरीके से आप 100% आप ठीक हो जाओगे। अब ये मानने वाली बात है, हर कोई समझता है कि जब भी कोई डॉक्टर 100% ठीक करने की बात करता है तो वो 100% वो वास्तव में नहीं कर रहा है, वो 90%, 95% तक ही बात करेगा। 100% की गारंटी तो केवल और केवल भगवान ही ले सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। इतनी बात को सामान्य आदमी भी समझता है, रामदेव बाबा भी समझते हैं और उन पर केस करने वाली आईएमए भी समझती है। अब ऐसे आईएमए ने जब देखा कि अरे हमारा तो पूरा साम्राज्य ही इनके कारण खतरे में पड़ गया है, क्योंकि एक तरफ रामदेव बाबा योगा का प्रचार कर रहे थे, अच्छी लाइफस्टाइल का प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ कोका कोला जैसे जंक फूड को छोड़ने की बात लोगों से मनवा रहे थे, और एक तरफ आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ा रहे थे। मुझे
सारे के सारे आयुर्वेद के जितने भी प्रैक्टिशनर्स मैं मुलाकात की है, जो आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं, उनसे मैंने देखा है, बात की है। सबके विषय में मुझे एक शिकायत हमेशा रहा करती थी कि ये कभी ज़मीन पर उतर करके लोगों को परिचय नहीं कराते कि ये आम का पेड़ है, ये आम के फल हैं, इनको खाने से ये फायदे होते हैं, इनको गलत तरीके से खाने से ये नुकसान होते हैं। या ये गेंदे का छोटा पौधा है, इसके पत्ते ऐसे होते हैं, इसके फूल ऐसे दिखते हैं, इसके बीज ऐसे दिखते हैं, इन्हें पहचानो, है ना। पहले तो इन्हें पहचानो और फिर इनके जो स्वास्थ्य लाभ हैं उन तरीकों को समझो, दिमाग से समझो, फिर उनको आजमा कर देखो। ये 3 बातें आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी नहीं करते थे और शायद आज भी उतना अधिक नहीं करते जितना मैं समझती हूँ कि करने की आवश्यकता है। लेकिन आचार्य बालकृष्ण ने सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चलाया। कभी कभी आजकल उसके एपिसोड्स बीच बीच में मैं देख लेती हूँ, नियमितता से वो नहीं आते, लेकिन एक ज़माने में उनका रेगुलर प्रोग्राम चलता था जहाँ वे एक अलग रोज एक नए पौधे को लेकर के उसका परिचय लोगों से करवाते थे। घृत कुमारी हुआ, जिसको एलोवेरा के नाम से पॉपुलर है, और भी बहुत सारे, गेंदे का फूल हुआ, एक कोरांटी नाम का, एक कोरांटी मराठी नाम हो गया, वो फूल हुआ, गूलर हुआ, जामुन हुआ इत्यादि। तो चलिए, मतलब मैं ये उनके जो उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और वह काम जो कि पिछले शायद 100-125-200 वर्षों में किसी भी आयुर्वेद या योग के ज्ञाताओं ने उतने बड़े पैमाने पर नहीं किया था, उस काम को उन्होंने किया। उन्होंने इन 2 बातों को पूरे देश भर में इनकी पहचान कराई, जागरूकता कराई। अब अगर कोई अगर कहता है शब्द कपालभाति, तो लोगों को ये शब्द सुना सुनाया लगता है, ये कोई अपरिचित ग्रीक शब्द नहीं लगता है। इतनी तो कम से कम स्थिति उन्होंने ला दी। फिर जैसे जैसे उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ी, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन आरंभ किया। अब अगर हम आज की वैश्विक अर्थनीति की बात करें तो ये माना जाता है कि हर सक्सेसफुल बिजनेस कंपनी को अपने उत्पादों का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो वही रामदेव बाबा ने किया। आज उन पर ये आरोप लगता है कि आप तो अपैरल इंडस्ट्री में भी घुस गए। क्यों ना घुसे हैं, उनका सामर्थ्य तो घुस रहे हैं। लेकिन लोगों ने इसको ऐसे जोड़ करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, या दिखाने का प्रयास लोग करते हैं, और उसी बूते पर उनको कोर्ट में भी खींचते हैं कि आप अगर अपने आप को योग का तज्ञ बताते हैं तो आप अपैरल इंडस्ट्री में क्यों जा रहे हैं। तो भाई, रोग कहाँ है और रोग क्यों हो। अब आते हैं कि क्या रामदेव बाबा की कही हुई हर बात सही है? नहीं। आखिर जो उन्होंने आरंभ किया था, उनके पहले 10, 15, 20 वर्ष तक उनकी बातों से जो सच्चाई झलकती थी, आगे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट मैं कह सकती हूँ आया, जब लगने लगा कि अच्छा, ये बात जो कह रहे हैं ना, ये थोड़ी समझ से परे या जचती नहीं है, ये शायद इसमें कोई गड़बड़ी है। कहीं कहीं पर उन्होंने अपने आंकड़े बढ़ा चढ़ा करके बताए हों, ये भी संभव है, हर कोई करता है। लेकिन जो देखने वाला है वो कहीं ना कहीं इसको समझ
रहा था। तो अगर हम उनकी दवाइयों के पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ग्राफ चढ़ गया था, फिर उतरना भी आरंभ हुआ था, और फिर वो संभल करके एक स्टेडी रूप उसने ले लिया, इतना मैं कह सकती हूँ। अब आते हैं आईएमए की बात पर। आईएमए मूलतः, मैं पहले बात ये कह दूं कि आईएमए की तुलना यहाँ मैं हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली कंपनियों के साथ पहले करना चाहती हूँ। क्यों? कि जैसे बिना भारत सरकार की अनुमति के और बिना भारत सरकार के पास अपनी योग्यता का कोई सबूत दिए कुछ कंपनियां यूं ही हलाला सर्टिफिकेट देना आरंभ कर दिया, उसी तरह से आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपने ऊपर ये एक परमेश्वरत्व, ईश्वरत्व उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ लिया कि वे ही भारत में मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनके कर्ता धर्ता ईश्वर हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। तो जैसे हलाला वाले हलाला सर्टिफिकेट बांटते हैं और बांटने में उनका जो भी सही गलत जो भी जिस तरह करते हैं, आईएमए कुछ उसी प्रकार से करती है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को ये कह करके बेचती हैं कि दिस इज आईएमए सर्टिफाइड। एक उदाहरण मैं कोलगेट का ही लेती हूँ। एक जमाने में ये कहा गया कि कोलगेट ने ये कहना शुरू किया, क्या आपके दांतों में फ्लोराइड है? नहीं है तो आप कोलगेट इस्तेमाल करिए। फिर पता चला कि अरे फ्लोराइड के कारण तो दांतों का बहुत नुकसान होता है। ये पता चलते चलते और भारत में ये ज्ञान आते आते भी 10 वर्ष लग गए। तब तक लोग फ्लोराइड ही ले रहे थे, और मतलब फ्लोराइड टूथपेस्ट ले रहे थे। फिर जैसे पता चला कि अरे एक्सेसिव फ्लोराइड से तो दांतों का क्षरण होता है, दांतों को हानि पहुंचती है, तो फ्लोराइड की टूथपेस्ट में मात्रा को प्रतिबंधित करना पड़ा भारत सरकार को। तब जाकर के फ्लोराइड टूथपेस्ट बिकने बंद हो गए। इस बीच में रामदेव बाबा या जो आयुर्वेदिक दंत मंजन या दंत टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे विको वज्रदंती हुई या पतंजलि की कोई है या अन्य कई, मतलब मेरे बचपन में मुझे याद आता है कि एक बंदर छाप काली टूथ पाउडर हुआ करती थी, जिससे हम लोग अपने दांत साफ किया करते थे, और मेरे दांत अभी भी कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट करने लायक हैं। उसका मैं समझती हूँ उसका कारण 2-3 अगर हैं तो उसमें एक ये बंदर छाप काली टूथ पाउडर भी है। खैर, तो कोलगेट ने बीच में जब रामदेव बाबा ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई नमक, नीम, थोड़ा बहुत हल्दी पाउडर तो खैर नहीं, बहुत बारीक पिसा हुआ कोयला, इन बातों से आपके दांतों में चमक आती है, दांत साफ होते हैं वगैरह वगैरह। तो अब कोलगेट ने भी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यानी वो नमक की तरफ मुड़ गए, फिर वो नीम की तरफ मुड़ गए। कई जो फॉरेन कंपनियों में बनने वाले जो साबुन हैं, उन्होंने अपने साबुन में चंदन और हल्दी होने की बात करनी आरंभ कर दी। तो ये सारा जो भारतीय आयुर्वेद की चीज़ों को उठा करके अपने प्रोडक्ट में डाल करके उसका एडवर्टाइजमेंट जो करती हैं ये फॉरेन कंपनियां, ये भी तो हमारा ज्ञान ही चुरा रही है ना। लेकिन वही बात रामदेव बाबा भी करते थे, जो घृत कुमारी के नाम से जो एक बहुत छोटा सा पौधा जो बहुत ही गुणकारी है, वो जैसे ही रामदेव बाबा ने उसका प्रचार करना आरंभ किया तो एक ये हो गया, अच्छा यही एलोवेरा है, अच्छा ठीक है। फिर तमाम विदेशी कंपनियां एलोवेरा के गुण गाने लगी, यहाँ तक कि रामदेव बाबा को
अपने प्रोडक्ट्स में घृत कुमारी नाम हटा करके अब उन्हें भी एलोवेरा नाम इतना अधिक वो विश्व चर्चित हो गया कि उन्होंने भी उसको अपना लिया। तो ये हम देखते हैं कि पूरा का पूरा आईएमए का जो एक पावरफुल साम्राज्य था, उसमें जो सेंध लगाई रामदेव बाबा ने, उसके चलते आईएमए ने इनके ऊपर केसेस कर दिए। और अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट इतना क्यों क्रोधित हो गया या इतना क्यों पतंजलि के विरुद्ध हो गया। बात यह है कि स्वयं आयुष मंत्रालय या स्वयं भारत सरकार को भी आज तक आयुर्वेद पर भरोसा नहीं है। आयुर्वेद में रिसर्च की बहुत कमी है, बहुत अधिक कमी है। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आज से मुझे लगता है कि 10-12 वर्ष पहले चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को नोबेल प्राइज दिया गया। तब हमारे यहाँ कुछ लोगों ने पंख फड़फड़ाए कि हल्ला मचाया कि अरे हमारा क्या। अब वास्तव में देखो तो भारत से जो आयुर्वेद सीख करके चाइना ले गए और वहाँ पर उसको उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपनाया, आगे बढ़ाया, प्रमोट किया, लोगों पे उपचार किए। कोई भी चाइनीज़ अस्पताल ये नहीं कहता कि हम सारा का सारा 100% इलाज चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन से करते हैं, पर वो ये कहते हैं कि हम जहाँ आवश्यकता हो हम एलोपैथी का भी सहारा लेते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो हम चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और उन्होंने इसी बात पर नोबेल प्राइज़ जीत लिया। यहाँ हम भारतवासियों को इस बात पर नोबेल प्राइज़ नहीं जीतने देंगे। आयुष मंत्रालय जब पहले स्वास्थ्य विभाग का एक अंग हुआ करता था, फिर वो हट करके आयुष मंत्रालय बना, तब से मैं उनकी नीतियों की बहुत बड़ी आलोचक रही हूँ। क्योंकि मेरा जो मुझे दिखता है वो ये है कि आयुष मंत्रालय का भारत की स्वास्थ्य नीति में कोई रोल नहीं दिया गया है। किसी भी भारत सरकार के स्वास्थ्य एस्टैब्लिशमेंट में आयुर्वेद को प्रमोट नहीं किया जाता। आयुर्वेद की जो बेसिक जानकारी होती है वो नहीं दी जाती है। अब आयुर्वेद की जो अच्छाई और उसकी जो सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आयुर्वेद कई बार बहुत अधिक गुणकारी होता है, बशर्ते कि आप उसके जानकार से उसकी जानकारी हासिल करके उस तरह से प्रयोग करें। जानकारी देने वाला कई बार इस लालच में पड़ जाता है कि मैं अगर दवाई बना करके दूं तो मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। कभी कभी वो भी जस्टिफाइड होता है, क्योंकि वो कहता है कि आप अगर मैंने आपको तरीका बता दिया तो हो सकता है कि आप घर पे उस तरीके से ठीक तरह से दवाइयाँ ना बना पाएँ। दोनों बातों में दम है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप आयुर्वेद में जिन बातों से लोगों का भला हो सकता है उसका घर घर प्रचार करिए। आयुर्वेद इस देश में इतने हजार वर्षों से टिका रहा, उसका कारण ही ये है कि वो घर घर तक उसकी कुछ बातें पहुंच गई थी। अब जो कहते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान से लोगों का नुकसान होता है, जब तक आप आयुर्वेद को पूरा नहीं समझ लेते तब तक आप दवाइयाँ मत दिया करो। मैं समझती हूँ कि ये भी बहुत ही अतार्किक है, इसलिए कि वही बात आती है कि पूरा ज्ञान किसके पास है। आज भी पूरा ज्ञान किसके पास है। जो एलोपैथिक कंपनियां फ्लोराइड को प्रमोट करती थी वो आज कहती है फ्लोराइड ना लो। तो पूरा ज्ञान किसके पास हुआ। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स कहा करते थे कि बच्चे को पैदा होने के बाद 3 दिनों तक माँ का दूध ना पिलाओ, वो आज कहते हैं कि बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले माँ का दूध पिलाओ। तो इसका मतलब हर ज्ञान
हर प्रकार का ज्ञान अपने आप में अधूरा होता है और उसका अनुपात देखने की आवश्यकता होती है कि किस अनुपात में वो सही काम कर रहा है। तो जब आयुष मंत्रालय को ही ये रोल ही नहीं दिया गया कि उनकी कोई भी बात स्वास्थ्य नीति के लिए लागू की जाए, देश की स्वास्थ्य नीति पूरी तरह से एलोपैथी के कब्जे में है, उसमें आयुष मंत्रालय का कोई से नहीं है। फिर आयुष मंत्रालय बना किस लिए है? वह आयुर्वेदिक डॉक्टरों के प्रमोशन के लिए है, ताकि उनको कोई रोजगार मिल जाए, उनको कोई मतलब, चलिए मैं उस बात में नहीं जाना चाहती। आयुष मंत्रालय के पास अच्छी रिसर्च लेबोरेटरीज नहीं है। क्यों नहीं है? अब स्वास्थ्य मंत्रालय का एक विरोधाभास देखिए कि अगर आयुष मंत्रालय कोई रिसर्च लेबोरेटरी बनाना चाहता है और उसमें अगर वो ब्लड टेस्टिंग की फैसिलिटी रखता है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कि ये ब्लड टेस्टिंग तो आयुर्वेद की पुरानी पुस्तकों में कहीं था नहीं, ब्लड क्लासिफिकेशन कहीं नहीं था, तो आपको ये सब करने की अनुमति नहीं है। तो आयुर्वेद में रिसर्च करते हुए हमें जो आज फिजिक्स के जो नए नए आविष्कार हुए हैं, केमिस्ट्री के जो नए नए आविष्कार हुए हैं, बॉटनी जूलॉजी के जो नए आविष्कार हुए हैं, जो हमारी फिजियोलॉजी के बारे में जो पता चला है, उस ज्ञान का उपयोग आयुर्वेद के लिए क्यों ना करने दिया जाए। लेकिन इस तरह का उपयोग करते हुए जो अच्छी रिसर्च, रिसर्च की हमारे देश में पूरी ही तरह से, मैं तो समझती हूँ कि इसरो और DRDO इन दो संस्थाओं को अगर हम छोड़ दें तो हमारे देश में बाकी पूरी तरह से रिसर्च का कोई वातावरण ही नहीं है। हम जो मेधा, जिस मेधा के लिए भारत जाना जाता था, मेधावी, वह मेधा ही भारत से लुप्त होकर मतलब लुप्त हो चुकी है या लुप्त हो रही है, या उसे आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं मानती हूँ ये दिन भी पलटेंगे, ये दिन भी सुधरेंगे। कभी आयुर्वेद में, आयुष मंत्रालय में अच्छी लेबोरेटरीज होंगी, अच्छी लेबोरेटरी हो, उसमें अच्छा रिसर्च हो। इसके लिए पहले आपको एक रिसर्च का एक प्रतिपादन करना पड़ता है, एक थ्योरम बनाना पड़ता है कि मैं ये टेस्ट करने वाला हूँ या ये टेस्ट करने वाली हूँ। आज जब मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ, A1 और A2 दूध, और ये कहा जाता है कि A2 दूध जो है गाय का, वह केवल और केवल भारतीय गायों से मिलता है, और जो A1 दूध है वो अन्य गायों से मिलता है। तो अब A1 और A2 दूध, कोई दूध का सैंपल आपके पास आ गया, वो A1 दूध है या A2 दूध है, इसकी पहचान कैसे हो? दोनों में बहुत केमिकल कंपाउंड के रूप में देखा जाए तो दोनों में बहुत छोटा अंतर है, बहुत छोटा। उसको केमिकल लेबोरेटरी में ही जाकर के टेस्टिंग करके ही बताया जा सकता है कि ये A1 है या A2 है। आयुष मंत्रालय के पास ऐसी कितनी लैब्स हैं जहां A1 और A2 दूध की अलग पहचान करी जा सकती हो? और अगर भारतीय गायों में A2 दूध की पहचान हो सकती है, तो फिर और उसी प्रकार की जैसे A1 A2, तो एक फर्क हुआ, एक अंतर हुआ गाय के ही दूध में। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि गाय का घी अच्छा होता है, भैंस का घी अच्छा नहीं होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? इसे क्यों नहीं कभी किसी लेबोरेटरी में जांचा जाता है? भैंस के दूध में और गाय के दूध में क्या अंतर है, ये क्यों नहीं देखा जाता? तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ रिसर्च किस दिशा में होना है, ये भी, इस पर भी अच्छी तरह से तज्ञ समिति बैठा करके चर्चा होने की, लोगों से
उनके सुझाव मंगवाने की वगैरह वगैरह बहुत आवश्यकता है। वो आयुष मंत्रालय को क्या करना चाहिए, इसको हम छोड़ दें, लेकिन एक रिसर्च लैब पतंजलि ने स्थापन की हुई है। अब उसमें क्या काम चलता है, कितना वो सही है, कितना गलत है, इसे कौन देखने जा रहा है। बल्कि अगर आयुष मंत्रालय चाहे तो वहाँ पर जितने भारत के अन्य भी आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाने वाले हैं, आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे तज्ञ हैं जिन्होंने आयुर्वेद की पुस्तकें बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हैं, समझी हैं, तो आप एक सालाना कार्यक्रम क्यों नहीं रखते कि ये सारे लोग जाएंगे और खुद वहाँ पर परखेंगे कि पतंजलि में क्या हो रहा है। और पतंजलि को भी अगर मुझे लगता है कि ऐसा सुझाव दिया जाए तो वो इतनी ट्रांसपेरेंसी तो उनमें होनी चाहिए कि वो इसको लोगों के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन जो रिसर्च को बढ़ावा देने वाली ही बात अगर नहीं है, तो फिर जब पतंजलि संस्था कहती है कि हमने बहुत अधिक रिसर्च किया, तो हम भले ही उस पर विश्वास ना करें, पर हम उनकी बातों को बहुत सामान्य रूप से हम उसको ठुकरा भी नहीं सकते, क्योंकि हाँ, उन्होंने कम से कम इस्टेब्लिश किया है, फैसिलिटीज़ निर्माण की हैं, डॉक्टर रखे हैं, कुछ तो वो कर ही रहे हैं। आप उन्हें दिशा नहीं दे सकते तो आपकी गलती है, या आपकी कमजोरी है, या आपकी अज्ञानता है। तो लेकिन इन सारे बातों के बाद आईएमए ने जो एक धावा बोला है पतंजलि पर, और उसमें जो हमारी सरकार भी, आयुष मंत्रालय भी आयुर्वेद के लिए खड़ा नहीं हो रहा है, कम से कम पिक्चर तो ऐसी नहीं दिखती। कोई भी आज पतंजलि के फेवर में बात करने से डरता है, ये कह करके कि अरे इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर दिया, अवमानना कर दी। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना करने वाले कोई ये रामदेव बाबा पहले व्यक्ति थोड़े ही हैं, ऐसे कई लोग हुए। और ये बिल्कुल सही है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी अपने दिल पर हाथ रख करके कह सकता है कि उन्होंने जो भी कहा हो, जब भी कहा हो, जो भी जजमेंट में दिया हो, वो सारा का सारा 100% सही होता है? नहीं कह सकते। वो भी भगवान नहीं है, वो भी ईश्वर नहीं है, लेकिन ये देश की जनता का, एक देश होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट का मान रखो, उनके दिए हुए न्याय को सर आंखों पर उठाकर रखो, और उसके अनुरूप ही अपना अगला बर्ताव करो। ये करने में अगर रामदेव बाबा आनाकानी कर रहे हों तो बात अलग है, लेकिन ये कहना कि आपके विज्ञापन भ्रामक हैं, तो भाई मेरे, पहले तो विज्ञापन शब्द में ही वह निहित है अर्थ कि आप अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके, ढोल बजा करके प्रस्तुत करने वाले हैं। उसी को विज्ञापन कहते हैं, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग क्या होती है? और आप समझते हैं कि ये सारे जो आईएमए से सर्टिफाइड लोग जो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, क्या वे वाकई आईएमए से सर्टिफाइड होते हैं? और उनको सर्टिफाई करते समय क्या वाकई आईएमए ने कोई टेस्टिंग की होती है? तो आईएमए कम भ्रामक नहीं है, बल्कि आईएमए बहुत अधिक भ्रामक है। और चूंकि वो रामदेव बाबा से 100 वर्ष पहले इस देश में निर्माण हुए, और इन्होंने एक बड़ा अपना एम्पायर यहाँ स्थापन करके रखा, और चूंकि उनके पीछे पूरी विश्व की फार्मा लॉबी उनके पीछे आज डट करके खड़ी है,
तो उनके प्रेशर को हमारे देश में कोई भी झेलने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए जब वे कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी अप्रत्याशित रूप से रामदेव के प्रति अतिशय आवेशित और क्रुद्ध हो जाता है कि अरे आपने तो अवमानना कर दी, अरे आपको तो जेल जाना चाहिए, अरे आपकी तो संपत्ति जब्त होनी चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो कि रामदेव बाबा पर अतिशयोक्ति का आरोप लगाते लगाते, है ना, बिल्कुल एक एक तरफ जाते हुए व्यक्ति का आरोप लगाते लगाते कहीं सुप्रीम कोर्ट भी अतिशयोक्तिपूर्ण जजमेंट ना दे डाले, ये भान सुप्रीम कोर्ट को भी रखना होगा। और आईएमए की तो पोल खोलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से इन फार्मा कंपनियों ने भारत में जो एलोपैथी प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी मेंटल ब्राइबिंग पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं वो की है, उसका दोष तो कभी ना कभी, उस दोष के लिए कभी ना कभी उन्हें कटघरे में तो लाना ही पड़ेगा। आज वो रामदेव बाबा को ला रहे हैं, कल को रामदेव बाबा उनको कोर्ट में ला सकते हैं। कहीं ना कहीं आईएमए कोका कोला का बदला ले रही है, कोलगेट का बदला ले रही है, और ऐसी पूरे विश्व की जो एलोपैथी कंपनियां हैं जिनका व्यापार रामदेव बाबा के कारण बहुत हद तक डाउन हुआ है, भले 5% डाउन हुआ हो, पर वो तो अखरता है। तो वो सारा रामदेव बाबा के पीछे पड़ा है। ऐसा नहीं कि रामदेव बाबा जो कह रहे हैं सारा का सारा सच्चाई है, लेकिन हाँ, जैसे हम सतर्कता के साथ कोलगेट टूथपेस्ट का उपयोग करते समय भी हम सतर्कता का पालन करते हैं, उसी सतर्कता के साथ आप रामदेव बाबा के उत्पादनों को भी आप प्रयोग में लाइए। सतर्कता हो, आपको कहीं दोष दिखे जरूर उसकी चर्चा करिए, फ्रॉड दिखे जरूर उसे कोर्ट में घसीटिए, लेकिन दूसरा पक्ष पूरी तरह से दूध का धुला नहीं है, कभी उनके फ्रॉड को भी कोर्ट में घसीटने की आवश्यकता है। नमस्कार।